अच्छा 6B है ना, कौन सा है 4B। बस देखिए प्रश्नावली 4B के 6 प्रश्नों को कर लिया था हम लोगों ने। 7वां प्रश्न करना है। प्रश्न संख्या 7वां में देखिए 2 है, हम एक कर देंगे और आप एक याद रखिएगा। 7वां का पहला देखिए बिंदु दिया है K, 0 4, 0 और 0, 2। इतनी गर्मी है क्या बताएं यार। 0, 2। हाँ, निम्नलिखित में K का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 इकाई है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है कितना, 4 इकाई। सूत्र बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2, ये है x3 y3। ठीक, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ये। ठीक, बराबर दिया है कितना, 4। 2 का गुणा कर देंगे, 4 दूना क्या हो जाएगा 8, 3 गुणा होगा 8 हो जाएगा। तो x1 का मान K, ठीक, x2 का मान 4, x3 का मान 0, y1 का मान 0, y2 का मान 0 और y3 का मान 2। 2 है, 1 1 और 1। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। और बराबर 2 चौके 8 ना। करो K ले लो, K बराबर, अब हल कर रहे हैं K लेंगे 0 का 1 में 0 -2, 0 माइनस कितना 2, इसको लेंगे 0 हो जाएगा। अब +1 लेंगे, +1, अब 1 लेंगे तो ये छूटेगा, 4 दूना 8 और -0, सही है ना। बराबर कितना 8, बराबर दिया है 8 के। अब यहाँ देखो -2k + 8 बराबर 8 ना। तो 8 से 8 क्या होगा, वहाँ उस तरफ ले जाओगे 0, तो k बराबर आ जाएगा 0। k बराबर कितना, अगर हम k की जगह 0 रख देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 8। उतारो, सही है कि 7वें के एक और बता दें, कर लोगे अब, चलो उतारो। चलो देखो प्रश्न संख्या 8वां देख लो। आठवां दिया है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, कोई भी हम चतुर्भुज बना ले रहे हैं रैंडम, ऐसे कोई भी। अब कुछ पता नहीं कौन सा चतुर्भुज है, लेकिन चतुर्भुज है A B C और D, ये दिया है। A बराबर दिया है 8, 3, B बराबर दिया है -2, 5, C बराबर दिया है 4, 3 और D बराबर दिया है 1, 5। कह रहा है इसका क्या ज्ञात करिए, क्षेत्रफल ना, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आराम से पहले एक विकर्ण को मिला दो, यहाँ से इस विकर्ण को हम इस विकर्ण से जोड़ दे रहे हैं, जोड़ दिए। एक बार हम क्या निकाल ले रहे हैं, A B और D का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। एक बार इसका निकाल लेंगे और एक बार इसका। ठीक, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, D का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल। अगर इन दोनों का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे तो चतुर्भुज किसका, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक, अगर हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का निकाल के जोड़ दें पूरा चतुर्भुज आ जाएगा। हम निकालो जरा, पहले ABD का निकालेंगे तो 1/2, यहाँ x1 8 -2, देखो हम पहले अवयव को लिख रहे हैं, 8 -2 और कौन 1, फिर -3, देख लो -3 5 5 और फिर यहाँ 1 1 1, बीच में प्लस, फिर 1/। ठीक,
अब हम किसकी बात कर रहे हैं, बी सी डी की। तो बी में देखो -2 फिर क्या है, हाँ 4, फिर क्या है 1। अगला बोलो 5 3 5 1 1 1। ठीक, अब इसको हल करना आपको सिखा चुके हैं। 1/2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ 8, 5 1 5 5 1 5, 8 गुणे 0 कर लें, कोई मतलब नहीं कि लिख लो 5 - 5। ठीक, -3 है तो माइनस पहले से यहाँ माइनस लिखते हैं, प्लस हो जाएगा। इसको लेंगे तो -2 और 1 1 -1 प्लस 1 लेंगे, इसको छोड़ेंगे 2 पंचे 10 -10 -5। ठीक, ये आ गया पहला, बीच में प्लस का निशान 1/2। फिर इसको लिखो -2, यहाँ 3 1 3 -5 इसको लेंगे 4 1 4 -1, समझ रहे हो ना, 4 1 4 1 और प्लस 1। अब यहाँ 1 लेंगे तो 4 पंचे 20 -3 करो, जोड़ो तो जरा, 1/2 यहाँ आएगा, 0 हो जाएगा, 3 3 9 -9, देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं -9 -15। ठीक, बीच में प्लस 1/2 और यहाँ 5 में से 3 -2 +4 हो जाएगा। यहाँ -2 का -2 में करेंगे +4, 4 में से 1 जाएगा 3 3 5 15 -15 और यहाँ 20 में से 3 जाएगा +17। 17 और 4 कितना, 1/2 और यहाँ 15 और 9 24, माइनस में 24 प्लस 1/2, 17 4 21, 15 में से 21 जाएगा, हाँ 6, कटा दो, कितना आएगा -12 और +3, -12 में +3 9, ऋणात्मक होता नहीं क्षेत्रफल, इसलिए 9 वर्ग इकाई। देख लो उत्तर। क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता इसलिए इसका क्षेत्रफल आएगा 9 वर्ग इकाई। बोलो सही है। ये क्या आ गया, 12 वर्ग इकाई। ये क्या आया है, -12, -12 आएगा, -12 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता। तो जो ABD का क्षेत्रफल होगा, ABD का आएगा 12 और प्लस 3 वर्ग इकाई, 3 वर्ग इकाई। 3 वर्ग इकाई किसका आएगा भैया, हाँ ABD का आएगा कितना 12 और BDC का आएगा 3, 12 और 3 कितना 15 वर्ग इकाई। हम लोग गलती क्या कर रहे थे, पकड़ पाए क्या, जो क्षेत्रफल होता है ऋणात्मक नहीं होता, अलग अलग क्षेत्रफल है ना भैया, ये भी धनात्मक होगा, ये भी, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा क्षेत्रफल आ जाए। आप गलती क्यों नहीं हो, हम लोग एक साथ कर लिए ना। आप एग्जाम में बैठना ना तो एक चीज़ दिमाग में लगाना कि पहले आप इसका एक जगह निकाल लेना, एक साथ मत जोड़ के लिखना। आप इसका निकालते तो बोलो कितना आता 80, अगर इसी का केवल निकालते 12 आता ना, -12 आता, लेकिन ऋणात्मक नहीं होता। और इसका जब निकालते तो 3 आता, तो 12 इसका क्षेत्रफल और 3 इसका आया कितना 12, इसका आया कितना, पूरा कितना हो जाएगा 15 ना, उतार दो। देखो इसी में से एक प्रश्न 4B का देख लीजिए, इस बार नई बुक में नहीं है, पुरानी बुक में है। और ये ना नियम कानून आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, ये नियमों पे आधारित है। पुराने बुक में नियम बताया गया है कि 2 सारणी के 2 स्तंभों या 2 पंक्तियों का मान समान हो तो सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। जोड़कर लिखी गई सारणी को हम अलग अलग तोड़कर भी लिख सकते हैं, ये सब नियम कानून होता है। लेकिन अब यहाँ इस साल है ही नहीं। आप लोगों को हम ये नहीं समझ रहे हैं कि सिलेबस कम क्यों कर रहा है, भगवान जाने क्या उसका मकसद है। ये चाह रहा है कि लड़के कुछ न जाने, आने वाले भविष्य में सब बेवकूफ़ की तरह घूमें। बराबर 0, तो ओमेगा का अधिकल्पित मूल ज्ञात कीजिए।
देखो एक ले लो, ठीक। अब एक लेंगे तो ओमेगा क्या हो जाएगा, क्यूब -1 प्लस माइनस ओमेगा, ठीक, माइनस ओमेगा। अब ओमेगा इधर लेंगे तो ये देखो ओमेगा को ओमेगा में माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक, और प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर लेंगे, ये कटेगा ओमेगा कॉमन में, ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर 4 ना। ये देखो आप थोड़ा जानते रहो, एक होता है सूत्र ना, ओमेगा का क्यूब बराबर होता है 1, ओमेगा क्यूब बराबर क्या होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0। ये सब नियम कानून आप लोगों को पढ़ना है पहले था, अब निकाल दिया है ना, सिलेबस से ही निकाल दिया है। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये दिया था अधिकल्पित मूल करके ओमेगा, तो अब जानते रहो हम लिख दिए हैं, आपको ज़्यादातर यही ज़रूरत पड़ेगी। देखो यहाँ ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा क्यूब का मान 1, तो 1 यहाँ 1 माइनस 1, यहाँ माइनस ओमेगा और ये 0, सही है। यहाँ प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ देखो ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। अब देखो इसका वैल्यू कितना 1 गुणे 0 और यहाँ माइनस ओमेगा गुणे 0 और यहाँ प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ ओमेगा माइनस 1 इंटू ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा यानी ओमेगा। अब देखो क्या आएगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, कुल मिला के क्या 0। ना ओमेगा एक अधिकल्पित घनमूल है, ओमेगा एक अधिकल्पित घनमूल, तो अधिकल्पित घनमूल इसमें दिया भी है कि अधिकल्पित घनमूल है यानी ओमेगा का क्यूब कितना है 1। हाँ बहुत होता है, ये एक चैप्टर है ये, अब एक चैप्टर पूरा है यार, इसमें दिया है देखो लिखा है ओमेगा एक अधिकल्पित घनमूल है, ये क्या लिखे हैं, ठीक। तो अब शांति सुनिए, प्रश्नावली 4C, ठीक, प्रश्नावली 4C में कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको सहखंडज और उपसारणिक, उपसारणिक को अंग्रेजी में देखो क्या कहते हैं, पहले हम उपसारणिक ही लिखते हैं, उपसारणिक। देखो उपसारणिक ठीक लिखे हैं, मिलाओ जरा, उपसारणिक माइनर कहते हैं क्या अंग्रेजी में, देख लो उपसारणिक को अंग्रेजी में माइनर कहते हैं क्या, उपसारणिक को मिलाओ जरा, उपसारणिक, अच्छा सारणिक होगा, सारणिक नहीं होगा, उपसारणिक। देखो आप सही लिखे हैं उपसारणिक। सी प्रश्नावली में देखो किसी भी सारणिक के किसी अवयव को आप ले लो, ध्यान से सुनो, कोई भी सारणी दिया हो उसके किसी अवयव को आप ले लो, उस अवयव से होकर जाने वाले पंक्तियों और स्तंभों को छोड़ दिया जाए तो जो शेष अवयव बचते हैं उस सारणी के उपसारणिक कहलाते हैं। ध्यान से सुनो, अभी बात समझ में नहीं आया होगा, हम जो कह रहे हैं पहले इसको हम समझा दें फिर हम लिख देंगे। मान लो हमारे पास एक सारणिक ए है, ए बराबर दिया है ऐसे 2 क्रॉस 2 का, मान लो 3 5 4 9। अब ये सारणिक के देखो ये जो हैं ये 3 5 4 9 ये सारणिक का अवयव है, सारणी बात ध्यान से सुनो, यहीं से कुल पूरा बनेगा कंसेप्ट। अभी इन्वर्स निकालना यही मेन काम, गड़बड़ हुआ सब गया। हम क्या कर रहे हैं, इसके 4 अवयव हैं, इस सारणी के अवयव की संख्या कितनी है 4। अगर तुलना करेंगे ना तो भैया ये ऐसे बन जाएगा, इसकी तुलना अगर हम करना ही चाहें तो ये हो जाएगा A11 A12 A13 A21 सॉरी A21 और A22। ये 22 और 11 ये क्या दिखाता है, ये 1 पहला वाला 1 जो है पंक्ति को दिखाता है और दूसरा वाला स्तंभ को, पहला वाला पंक्ति को और दूसरा स्तंभ। ये बताओ ये कौन सी पंक्ति है, ये पहली पंक्ति है,
पहला पंक्ति है तो पहला अवयव, ये भी पहला ये पंक्ति है। और स्तंभ कौन सा, ये पहला स्तंभ है और ये देखो 2 लिख दिए। यहाँ पंक्ति तो पहले में चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। अब यहाँ देखो, अब ये कौन सी पंक्ति है, तो यहाँ भी देखो 2 लिखा है, यहाँ भी 2, अभी दूसरी ही पंक्ति में है। लेकिन स्तंभ देखो 1 और ये 2, समझ गए? यानी ये पंक्तियों और स्तंभों को प्रदर्शित करता है। इसे यम क्रॉस एन से लिखते हैं। अब दूसरी बात, अब उपसारणिक किसे कहते हैं? छोटू ध्यान से समझ लेना। उपसारणिक किसे कहते हैं? यदि किसी सारणी के किसी जिस अवयव को आप ले रहे हैं, किसी सारणी के किसी अवयव, जिस अवयव को आप ले रहे हैं उसके पंक्ति और उसके स्तंभ, मान लो हम 3 ले रहे हैं, 3, ठीक, 3 के सभी पंक्तियों को और 3 के स्तंभ को छोड़ दिया जाए। यदि किसी सारणी के किसी अवयव के पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर जो अवयव शेष बचता है वह सारणी का उपसारणी कहलाता है। जैसे इस सारणी का उपसारणी केवल कितना आएगा? 9, ठीक। जैसे मान लो यही 3 क्रॉस 3 का रहा होता, b बराबर, मान लो ये 3 क्रॉस 3 का रहा होता, 3 5 7 6 4 3 2 1 5, यही रहता। अब हम कहते कि आप कोई भी, हम मान लो 5 को ले रहे हैं, अब कहते 5 का उपसारणिक बताओ, अवयव 5, यानी हम कहत क्या रहे हैं 1 2। सारणी के जिस अवयव की बात करें उसके पंक्ति को छोड़ दीजिए और उसके स्तंभ को छोड़ दिया जाए, तो जो शेष अवयव बचता है वही उस सारणी का उपसारणी कहलाता है। इसका उपसारणी क्या हो जाएगा भैया? 6 3 2 5, यानी 6 3 2 और, ठीक। लिखो, यदि किसी सारणी के, लिखो, यदि किसी सारणी के, यदि किसी सारणी के, किसी सारणी के, किसी सारणी के अवयव के पंक्ति को, पंक्ति व स्तंभ, किसी सारणी के अवयव के पंक्ति व स्तंभ, किसी सारणी के अवयव के पंक्ति व स्तंभ को छोड़कर शेष बचा अवयव सारणी का क्या कहलाता है? का उपसारणिक कहलाता है। बोलो, सही है? किसी सारणी के अवयव, अब जिस अवयव को ले रहे हैं उसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो। किसको छोड़ दो? पंक्ति को और स्तंभ को छोड़ देने के बाद जो शेष अवयव बचेगा वही कहलाता है क्या? उस सारणी का उपसारणी कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल उतारो तब हम और आगे बताते हैं। देखो ध्यान से अब सुनो, माइनर हो गया, यही 2 चीज़ अगर आप जानते रहोगे तो जब हम आपको एडजॉइंट ए निकालना सिखाएंगे ना, इनवर्स निकालना हर साल आता है 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर का, प्रथम सिद्धांत से या फिर उपयोग करके, सूत्र का उपयोग करके। 2 तरीके से हम निकालना सिखाएंगे अगर होगा तब, एक सूत्र का उपयोग करके, एक प्रथम सिद्धांत से, माने सारणी का उपयोग वैसे ही करके। तो देखो अब यहाँ हम क्या कह रहे हैं, उपसारणी के बाद सहखंडज, कोफैक्टर, मिला लो अंग्रेजी, देखो सही लिखे हैं कोफैक्टर या सहखंडज। देखो कोफैक्टर या सहखंडज सही लिखे हैं। देखो अब बात मत करो, आप लोग समझ लिया करो, जो हम कहते हैं पहले उसको समझ लो फिर बात करो ना। खूब जाके अभी बाहर खूब बात करना, जो करना हो, एसी फाड़ना हो चाहे टीवी चाहे कूलर, कुछ फाड़ो।
सहखंडज किसे कहते हैं? सहखंडज का मतलब होता है कि उपसारणिक के साथ अगर हम उचित चिन्ह का उपयोग कर लें तो जो सारणिक प्राप्त होता है वही सहखंडज कहलाता है, वही उपसारणिक ही सहखंडज में बदल जाता है। यानी उचित चिन्ह का उपयोग करने के साथ जो उपसारणिक प्राप्त होता है वही कहलाता है सहखंडज। देखो अभी हम समझाएंगे तब आप ज़्यादा समझ पाओगे। उचित चिन्ह का, उचित चिन्ह, अभी आप चिन्ह के विषय में घबराइए मत। उचित चिन्ह का प्रयोग करने, उचित चिन्ह का प्रयोग करने पर जो उपसारणिक प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे सहखंडज कहते हैं। घबराओ मत। जो आप उपसारणिक निकालोगे, जैसे इसी को उपसारणिक निकाले हो ना, ये कौन क्या निकाले हो? 5 के लिए 5 अगर बताओ ध्यान से तो A11 होगा, A12 होगा, A12। अब जैसे हम इसी का निकालते तो 6 पंचे 30 और 6 3 दूना 6, 6 पंचे 30 में 6 जाएगा 24, ये 24 आया ना। अब बताओ ये किसका मान आया है? अगर ध्यान से देखो तो A12 है, ये क्या है? A12। A12 का मान कितना आया? 24। हम क्या लिखे हैं यहाँ? उचित चिन्ह का प्रयोग करने के साथ। उचित चिन्ह कुछ नहीं, अगर हमको इसका सहखंडज निकालना है, ऐसे इसी का सहखंडज निकालना है तो A12 का, ये तो है उपसारणिक 24, और A12 का सहखंडज, सहखंडज कुछ नहीं करते, यहाँ लिखते हैं -1 के पावर में, ये जो गिनती है इसी को जोड़ो, 1 + 2 और इनटू जो उपसारणिक आया है 24, सीधा सीधा आ जाएगा -24। बस यही हो जाएगा क्या? उचित चिन्ह। कुल मिला के आप ध्यान रखना है, अगर जोड़ने पे ये विषम आ रहा है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। जैसे यहाँ देखो अगर हम पहला अवयव लेते A11, A11 के लिए उत्तर कितना आएगा? A11 का 9 आएगा क्या? उपसारणिक, उपसारणिक। लेकिन सहखंडज की अगर बात करें तो यही रह जाएगा +9। क्यों? क्योंकि 1 और 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2, और -1 की पावर अगर 2 रखेंगे तो -1 की पावर सम संख्या हमेशा प्लस ही होता है। यानी अगर यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पे सम आ रहा है तो अगर प्लस है तो प्लस ही रखेंगे, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। लेकिन अगर इन दोनों को जैसे यहाँ जोड़ें तो इसको जोड़ने पे क्या आ रहा है? विषम। तो अगर इसका मान आया है 24 तो इसका मान देखो जोड़ने पे इसका आया है, ये क्या? ये आया है उपसारणिक, उपसारणिक है 24, तो इसका सहखंडज क्या हो जाएगा? -24। क्यों? क्योंकि जोड़ने पे विषम आ रहा है। अगर जोड़ने पे विषम आए, समझ रहे हो? नहीं आ रहा है अभी? नहीं, छोटू का आया ना? छोटू हाँ, अच्छा बताओ आप हमको ये 9 के लिए, 5 के लिए ज़रा बताओ। 5 के लिए उपसारणिक भी बता दो और 5 के लिए हमको सहखंडज भी बता दो। पहले तो हम 5 के लिए देखेंगे, 3 है, 5 है और क्या है? 4 है और 9 है। तो 5 की बात करोगे तो 5 को ऐसे घेर लोगे, अब इसको छोड़ दोगे और इसके नीचे छोड़ दोगे, बचा कौन? 4। तो 5 के लिए उपसारणिक कितना होगा? 4। अगर सहखंडज की बात करें तब चेक करेंगे, तब चेक क्या करेंगे कि ये जो है किस नंबर पे आ रहा है? A12, 2 और 1 कितना? 3। इसका मतलब उत्तर अब -4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विषम आ रहा है जोड़ने पे। जोड़ने पे विषम आए तो सहखंडज प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। लेकिन अगर सम है तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। बोलो कोई दिक्कत? उतार लो।